नमस्कार। बाजार आज और कल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। पूछे हमसे सवाल, व्हाट्सएप करें, नंबर है 9582222266। साथ ही आप हमसे पूछ सकते हैं सवाल फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस पर अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और मेरे साथ आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानेंगे कल के बाजार पर खास स्ट्रैटेजी। और एक और खास मेहमान का परिचय करा दे, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप जी का स्वागत करते हैं शो में। बातचीत करेंगे शुरू। सबसे पहले बाजार का आज का हाल जरा समझ लेते हैं। बाजार में आज हमने देखा 3 दिन की लगातार गिरावट पर लग गया ब्रेक। दिन भर सीमित दायरे में कारोबार के बाद आखिरी घंटे में बाजार ने रफ्तार पकड़ी और निफ्टी 84 अंक चढ़कर 18,244 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में दिखी 350 अंकों की तेजी, जबकि बैंक निफ्टी 110 अंक चढ़कर 42,457 पर बंद होने में रहा कामयाब। बैंकों में, सरकारी बैंकों में वो भी खासतौर पर जबरदस्त एक्शन रहा। इसके अलावा आईटी, मेटल और एफएमसीजी में रही अच्छी खरीदारी। और एडिटर स्टेक में अब अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में आखिरी घंटे में रिकवरी आई कहां से। कल की कमजोरी से उबरते हुए भारतीय बाजारों ने आज बेहतर प्रदर्शन किया। दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद होने में कामयाब रहे। 84 पॉइंट चढ़ा निफ्टी 18,250 के बेहद करीब और बैंक निफ्टी में जो क्लोजिंग हुई है 42,450 के आसपास, ये अब तक की थर्ड बेस्ट क्लोजिंग थी। सेकंड बेस्ट क्लोजिंग जस्ट 1 पॉइंट ऊपर हुई है 42,458 की, यानी कि लगभग उसी के आसपास। सेंसेक्स भी मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहा। आज की रिकवरी की जो वजह है, वैसे आप ढूंढने जाएंगे तो कोई खास बड़ी वजह नहीं। कल एफआईज ने बिकवाली ही की है। ग्लोबल मार्केट भी बड़ी सुस्ती भरे हैं, कोई खास एक्शन वहाँ पर है नहीं। अमेरिका में हल्की कमजोरी के साथ कल बाजार बंद हुए, लेकिन आज सुबह से डाउ फ्यूचर्स बड़े सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिख रहे थे। और सेकंड हाफ में स्पेशली आखिरी 1 घंटे में डाउ फ्यूचर्स की रिकवरी बाजार को पसंद आई। और जब डाउ फ्यूचर्स 75-100 पॉइंट ऊपर हो गए तो भारतीय बाजार भी 18,200 को पार करके टिके और फिर अच्छी खरीदारी के साथ दिन के हाई पॉइंट के आसपास बंद हुए। दिन के एंड में बढ़ने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सुधर कर लगभग बराबर होती दिखी कमजोर और मजबूत शेयरों के बीच में। बैंक निफ्टी पिछले 2-3 दिनों से कम गिर रहा था, निफ्टी में करेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा था, तो आज रिकवरी भी निफ्टी में ज़्यादा आती दिखी। अच्छी बात यह थी कि कमज़ोर मूड माहौल के बावजूद बाजारों ने निफ्टी पर कल के लो लेवल को होल्ड किया। बैंक निफ्टी पर भी कल का लो लेवल 42,200 का था, उससे काफ़ी ऊपर रहे। सो ओवरऑल कह सकते हैं कि बहुत बड़ी तेज़ी तो आज नहीं बनी, लेकिन एक राहत वाली बात ज़रूर रही, क्योंकि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से छोटे नुकसान के साथ ही सही, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों लाल निशान में बंद हो रहे थे। मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है, तो लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिला हुआ था कि बाजार थक रहे हैं, रुक रहे हैं, अटक रहे हैं, पता नहीं जोर से गिर न जाए। सो कम से कम वो जो डर था उस पर थोड़ा सा राहत वाला मामला आज बनता हुआ दिखा है। तो हल्की मजबूती के साथ बाजार ग्लोबल संकेतों को पढ़ते और देखते हुए आज पॉजिटिव बंद होने में कामयाब रहे। सुदीप बंदोपाध्याय का रुख कर लेते हैं। सुदीप सर, 3 दिन की गिरावट के बाद एक अच्छी रिकवरी बाजार में देखी गई। अब आने वाले दिनों के लिए क्या हम इसी स्टांस को बाजार का समझें आने वाले दिनों में भी? जी देखिए, हम लोगों का व्यू तो ये रहा है हमेशा से कि इंडिया के लिए ग्लोबल जो हेडविंड्स है, ग्लोबल जो न्यूज़ फ्लो है, वो बीच-बीच में थोड़ा कंफ्यूज करता है, पर अदरवाइज इंडियन मार्केट में पॉजिटिव बायस बरकरार है। हर गिरावट पे बाइंग आते हुए देखा है पिछले करीब 3-4 महीनों से, और आगे भी ऐसा ही रहने की उम्मीद है। 2-3 खास कारण इसके हैं। एक तो जैसे पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, जो ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड्स है वो चाइना से पैसा निकाल रहे हैं और वो पैसा इंडिया में डिप्लॉय होगा, तो लिक्विडिटी की कमी नहीं है। लॉट ऑफ मनी इज वेटिंग फॉर गेटिंग डिप्लॉयड इन इंडिया। इसके अलावा ग्लोबल ऑयल प्राइस में चाइना में जो कोविड रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन और कोविड रिलेटेड जो दिक्कतें हैं, उसके कारण चाइनीज डिमांड ऑयल का कम हुआ है, और इसके कारण ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में भी जो प्रेशर पहले हम देखते थे वो प्रेशर नहीं है। हाँ, वोलेटिलिटी जरूर रहता है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में। मल्टीपल रीजन, ओपेक का प्रोडक्शन कट या प्रोडक्शन इंक्रीज, यूएस के रिजर्व्स, बट ये सब के बावजूद भी ऑयल एक रेंज में काम कर रहा है, और जो रेंज इंडिया के लिए ऐसा बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं है। तो ये दो पॉजिटिव, बहुत बड़ी पॉजिटिव है इंडियन इकोनॉमी और कैपिटल मार्केट के लिए। इसके साथ इंडियन मार्केट ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है। शंका सिर्फ एक चीज को लेके है इंडियन मार्केट में, वो है थोड़ा बहुत स्लो डाउन रूरल डिमांड में देखने को मिला था। सारे एफएमसीजी कंपनीज के जो नतीजे आए थे उससे ये साफ था कि रूरल डिमांड में थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल रहा है, तो वो एक शंका की बात है।
बाकी अगर आप बाकी सारे मैक्रो फैक्टर्स देखें तो वो शायद इंडिया के लिए पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही रहेंगे। ओके, तो ये रही सुदीप जी की बाजार पर आए। कुछ कॉलर्स के सवाल भी ले लेते हैं। कोटा से गोपाल शर्मा व्हाट्सएप हमें कर रहे हैं। इंडस इंड बैंक पर सवाल है इनका। 150 शेयर है, 1100 इस पर इनकी खरीद है। अब इनके पास ऐसा शेयर है जो कि आज निफ्टी का टॉप गेनर भी बना। बैंक निफ्टी में हमने आज 100 अंकों की मजबूती भी देखी। 42,000 के पार भी गया ये काउंटर, और रिकॉर्ड स्तर पर पीएसयू बैंक इंडेक्स हमने जाते हुए देखा है। फिलहाल इंडसइंड बैंक में इनकी खरीद के लिहाज से आप क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे सुदीप जी? देखिए, इंडसइंड बैंक हमारा फेवरेट काउंटर रहा है और हमने निवेशक को रिकमेंड भी किया था ये शेयर। तो अभी भी यही कहेंगे कि यहाँ पे निवेशित रहिए। अच्छा खासा परफॉर्मेंस बैंक का देखने को मिल रहा है और पिछले कुछ दिनों से ही ये परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है। एक वो ओनरशिप स्टेक ये सब लेके, मैनेजमेंट स्टेबिलिटी ये सब लेके कुछ शंका, क्वेश्चन मार्क्स थे, पर वो भी कुछ हद तक अभी दूर हो गया है और अभी सिर्फ परफॉर्मेंस की बेसिस पे कंपनी और बैंक का शेयर प्राइस आगे बढ़ रहा है। इसमें खास बात एक ये है कि यहाँ पे इन्होंने भारत फाइनेंशियल, जो माइक्रो फाइनेंस का सबसे बड़ा कंपनी था, वो एक्वायर करके मर्ज किया और उसके कारण कासा में बहुत बेनिफिट आने वाले दिनों में होने की संभावना है। ऑलरेडी कासा में अच्छा खासा मोबिलाइजेशन किया है ये भारत फाइनेंशियल के कस्टमर्स के जरिए और आने वाले दिनों में भी और भी इसमें इंप्रूवमेंट की संभावना है। एसेट क्वालिटी कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है, तो आप बेझिझक यहाँ पे निवेशित रह सकते हैं। थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया रखिए, 1 साल प्लस का, अच्छा खासा मुनाफा करंट लेवल से भी मिलेगा। ओके, निवेशित रहे इंडसइंड बैंक में, ये सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की ओर से। होशंगाबाद से अरुण कुमार हमारे साथ, उनसे करते हैं बात। अरुण जी, स्वागत करते हैं। बताइए आपका कौन से स्टॉक पर सवाल है? मेरे पास वेदांता के 688 शेयर हैं 315 के भाव पर, और टाटा स्टील के शेयर है मेरे पास 400 106 के भाव पर। वेदांता और टाटा स्टील कब तक होल्ड करने की राय है आपकी? ये मैंने ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था। अच्छा, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से वेदांता और टाटा स्टील मेटल स्पेस में हमने एक खरीदारी आती हुई जरूर देखी आज के सत्र में। सुदीप जी, क्या लगता है आपको, क्या स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है? देखिए, मेटल स्पेस पे मैं सतर्क रहने की सलाह दूंगा और लंबी अवधि के जो निवेशक हैं उनके लिए तो जरूर यहाँ से थोड़ा दूर रहने की सलाह देंगे। जैसे मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, चाइना जो कि मेटल्स का सबसे बड़ा दुनिया का कंज्यूमर है बाय फार, वहाँ पे एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक तकलीफें, प्रोडक्शन हॉल्ट, ये सब चल रहा है क्योंकि कोविड वाले जो रेस्ट्रिक्शंस है उसके कारण, और ये इसके चलते मेटल का डिमांड कम हुआ है, सारे मेटल्स का डिमांड कम हुआ है और चाइनीज मेटल डिमांड कम होने के कारण मेटल प्राइसेस पे भी दबाव है। हाँ, मेटल जैसे हम जानते हैं कमोडिटी प्ले है और यहाँ पे बहुत वोलेटिलिटी रहता है, तो ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आपने लिया है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए और वक्त पे निकल जाना, एग्जिट ले लेना। लंबी अवधि निवेशक के लिए तो मैं यहाँ पे दूर रहने की सलाह, यहाँ से दूर रहने की सलाह दूंगा इन काउंटर से। ओके, चलिए, तो वेदांता और मेटल स्पेस में खासतौर पर ये रही राय हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। आइए अगले सवाल की तरफ जाते हैं। पुणे से भावना का सवाल है पेटीएम पर। 50 शेयर इनके पास है पेटीएम के, 950 इनकी खरीद है पेटीएम पर। हमने देखा कि न्यूज़ बेस्ड एक्शन आज हमने पेटीएम में अच्छे से देखा है। कंपटीशन बढ़ने की खबर से पेटीएम 11% से ज़्यादा टूटा और डेफिनेटली न्यू ए शेयरों की जमकर धुलाई भी हुई है। पेटीएम पर क्या राय रहेगी आपकी सुदीप जी? स्वाति जी, मैं पेटीएम से दूर रहने की निवेशक को जब आईपीओ आया था तब से सलाह दे रहा हूँ, अभी भी मैं वही सलाह दूंगा। इसका खास कारण ये है कि कंपनी का अभी भी एक प्रॉफिटेबिलिटी का पाथ नहीं दिख रहा है और बिजनेस मॉडल में भी ऐसा कुछ बहुत बड़ा स्टेबिलिटी नहीं आया है अभी तक। तो इतने ऊपर भाव में उन्होंने खरीदा है। ऑफ कोर्स जो आईपीओ लिस्टिंग प्राइस था, आईपीओ प्राइस था, उससे नीचे खरीदा है, पर वो भी बहुत ज्यादा प्राइस था। हर रोज बहुत फ्लक्चुएशन होता रहता है, तो इन्होंने अगर उतना ऊपर भाव में लिया है तो हमारी सलाह तो यही होगी कि लॉस बुक करके एग्जिट कर लीजिए और किसी क्षेत्र में जहां पे आपको आपका जो रकम मिलेगा वो निवेश करिए ताकि आपको मुनाफा हो, क्योंकि आपका जो करंट लेवल में आपने जिस लेवल पे पेटीएम लिया है वो लेवल हम अभी देख ही नहीं रहे हैं उसका।
ओके, तो पेटीएम से एग्जिट करने की यहाँ पर राय आ रही है आपके लिए सुदीप जी की तरफ से। जम्मू जवाहर नगर से संजय कपूर साहब हमारे साथ है। संजय जी, स्वागत करते, बताइए आपका कौन से स्टॉक पर सवाल है? गुड इवनिंग मैम। मैम एक्चुअली मेरे गुड पास इवनिंग। के शेयर हैं, वो मैं रख सकता हूँ या मैं निकल जाऊँ बाहर? आप एक मिनट, आपका वॉइस क्लियर नहीं थी, फिर से जल्दी से बताइए। आरवीएल के शेयर है मैम मेरे पास 250। ओके, ठीक आरवीएल बैंक के 250 खरीद क्या है है आपकी? मेरी है 279। ठीक है, तो अब मैं रखूँ या बेच दूँ मैम? आरबीएल बैंक जानना चाह रहे हैं आपसे सुदीप जी, रखें या बेच दें? अभी स्ट्रैटेजी क्या रखने की सलाह रहेगी आपकी ओर से? देखिए, बैंक का परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, बैंक का मैनेजमेंट में स्टेबिलिटी आया है और बैंक बीएफएसआई में हमारा व्यू पॉजिटिव है आज के दिन में। तो अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेशित रहना चाहते हैं तो जरूर निवेशित रह सकते हैं। हाँ, आपने ऊपर भाव में लिया है तो आपका काफी नुकसान में अभी है, पर बीएफएसआई में बने रहने की ही सलाह देंगे। इस भाव में एग्जिट लेने का शायद कोई ज्यादा मतलब नहीं आएगा और बीएफएसआई में पॉजिटिव रिजल्ट्स Q3 Q4 में भी आएगा, यही उम्मीद है, तो निवेशित रहिए। आरबीएल बैंक निवेशित रहने की सलाह आ रही है सुदीप जी की ओर से। अगला सवाल लेते हैं दिल्ली से अमित कुमार का। अमित कुमार जी के पास असल में 3 शेयर है जिस पर वो सवाल जानना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं आपसे राय। सुदीप जी, यूपीएल है, ओएनजीसी और विप्रो है। तीनों के लेवल्स हम आपको बता दें। यूपीएल 50 शेयर है, 662 की इनकी खरीद है। ओएनजीसी 162 शेयर है, 132 की खरीद है और विप्रो 50 शेयर है, 432 की इनकी खरीद है। तीनों ही स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे सर कि क्या स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है इन पर? यूपीएल में जरूर निवेशित रहिए। ये दुनिया के जो टॉप 10 कंपनीज है एग्रोकेमिकल्स के सेक्टर में, वहां पे पहुंच गए हैं थ्रू एक्विजिशन। सारा दुनिया में इनका कारोबार है। साउथ अमेरिका में अच्छा कारोबार हो रहा है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और बाकी देशों में भी इनका कारोबार जम के हो रहा है। और इस कंपनी लंबी अवधि के लिए आप निवेशित रखिए, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। ओएनजीसी के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि अनफॉर्चुनेटली देश का दिग्गज कंपनी है, जो एक ऑयल एक्सप्लोरेशन और ऑयल डेवलपमेंट उसमें लगे हुए हैं, पर अनफॉर्चुनेटली सरकारी कंपनी होने के नाते यहाँ पे निवेशक को बहुत ज्यादा पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी आज तक नहीं मिला और आने वाले दिनों में भी पॉलिसी सर्टेनिटी अभी तक देखने को नहीं मिला। तो एज ए इन्वेस्टर मैं आपको थोड़ा दूर रहने की सलाह दूंगा यहाँ से। तीसरा शेयर जो आपके पास है, उस कौन से शेयर है तीसरा? तीसरा विप्रो है सर, 50 शेयर, 432 खरीद। तो आप विप्रो में निवेशित रह सकते हैं क्योंकि हमारा मानना यह है कि आईटी सेक्टर में जो पिटाई हुआ है पिछले दिनों में वो थोड़ा ज्यादा ही हो गया है और आने वाले दिनों में आईटी सेक्टर का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। विप्रो में भी जो एक मैनेजमेंट ट्रांजिशन हुआ उसके बाद बहुत सारे चीजें ठीक हुए हैं, अभी भी काम बाकी है और कंपैरेटिवली पी मल्टीपल कम है। तो अगर आपके पास लंबी अवधि का निवेशित रहना चाहते हैं, लंबी अवधि के लिए निवेशित रहना चाहते हैं, तो विप्रो में आप निवेशित रहिए। ओके, तो ये रही आपके स्टॉक्स पर हमारे आज के एक्सपर्ट सुदीप जी की राय। अहमदाबाद से भार्गव मकवाना इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे करते हैं बात। भार्गव जी, स्वागत करते हैं, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? आईआरसीटीसी। हेलो, क्या लेवल्स हैं? मेरे पास अभी आईआरसीटीसी के शेयर है 365 नंग और बाइंग प्राइस है मेरी खरीद कितने की है? 814 की। 814 की, ओके। हाँ। कब तक रख सकते हैं स्टॉक? मैं लॉन्ग टर्म तक मैं होल्ड कर सकता हूँ। लॉन्ग टर्म का नजरिया आईआरसीटीसी पर कैसा लग रहा है आपको सुदीप सर? 36,000 के नुकसान पर है अभी ये। लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रह सकते हैं, पर शॉर्ट टर्म में बहुत जल्द ये इनका मुनाफे में आना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा खासा काम काज कर रहा है पर वैल्यूएशन बड़ा स्ट्रेच्ड है, तो परफॉर्मेंस आना चाहिए और
आने वाले क्वार्टर्स में क्योंकि ट्रैवल टूरिज्म वगैरह सब पिकअप कर रहा है, इनके जो बाकी जो कामकाज रेल के अंदर करने का कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे भी ट्रैक्शन आने की उम्मीद है। तो लंबी अवधि के लिए निवेशित रहिए, बहुत जल्द आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले का ट्रेड होगा। डाउ फ्यूचर्स लगभग 70-75 अंक ऊपर ट्रेड कर रहे थे और नैस्डैक फ्यूचर्स लगभग 25 अंक ऊपर जब 3:30 बजे हमारे बाजार बंद हुए। तो कह सकते हैं अमेरिका में थोड़ी बहुत रिकवरी वाला मामला बन सकता है। हालांकि अमेरिकी बाजार बड़े रेंज बाउंड है और छोटे उछाल या छोटी गिरावट के साथ ही बंद हो रहे हैं। तो क्या वहाँ पर भी कुछ रेंज से बाहर निकलने के आज संकेत आते हैं या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। जिस तरह की स्क्रीन आज दिख रही थी और जिस तरह से बाजार हल्के थे, उसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद आज थोड़ी बहुत और शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से हुई होगी। तो वो डेटा देखना इंटरेस्टिंग होगा। और बाकी तो वो सारे कच्चा तेल और दूसरे फैक्टर्स जो हैं उन पर हम सुबह नज़र रखेंगे डाउ फ्यूचर्स के साथ साथ। सपोर्ट का जहाँ तक सवाल है, 18,250 पे जो हम बंद हुए, अब आपके लिए सपोर्ट रेंज 18,125, 18,175 कल के लिए काम करेगी और ऊपरी स्तरों पर 18,300, 18,350 हल्की फुल्की रुकावट की जगह। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 42,200, 42,300 आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 42,525, 42,625 हल्की फुल्की रुकावट की जगह और उसके पार निकलने पर बैंक निफ्टी भी लाइफ टाइम हाई की तरफ फिर से एक बार बढ़ सकता है, जो अब तक 42,622 का है। सो ओवरऑल कह सकते हैं अभी तक रेंज बाउंड बाजार के संकेत है, लेकिन अगले 2 ट्रेडिंग सेशन कल और परसों मंथली एक्सपायरी दोनों भरपूर एक्शन भरे होंगे। और जरा भी ग्लोबल सपोर्ट आज आता दिखा रात को अमेरिका से, तो कल भारतीय बाजार आज की मजबूती को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि बाजार थोड़े से हल्के नजर आ रहे हैं पोजीशंस के लिहाज से। और आइए अब देख लेते हैं कल का ऑप्शन। और कल के ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ है एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, स्वागत करते, बताइए ऑप्शन के जरिए कहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे? गुड इवनिंग स्वाति जी। तो देखिए, आज जिस तरीके से निफ्टी में एक स्ट्रेंथ देखने को मिली, तो हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए। जिस तरीके से 18,100, 200 पे पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस यहाँ पे बनाई है, तो हमें लगता है कि ये एक्सपायरी में हमें एक शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे बनते हुए दिख सकते हैं। मार्केट में 18,300 का कॉल बाय करने की सलाह रहेगी। हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे मूव 18,350, 18,400 की तरफ बढ़ते हुए दिखना चाहिए। तो ये कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। 53 रुपये के आसपास क्लोज था, इसमें 30 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे और 85 से 95 तक का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो तेजी का ट्रेड करने की सलाह है 18,300 का कॉल ऑप्शन बाय करके। कल के सेशन में कैनरा बैंक पे फोकस रखा जा सकता है। पीएसयू बैंक में एक अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। कैनरा बैंक सीरीज के एक्सपायरी के चलते एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे आज के सेशन में भी देखने को मिला। जिस तरीके से आज का क्लोज हुआ है, हमें लगता है ये स्टॉक में 335 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। 310 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं कैनरा बैंक को। ओके, राजेश जी की तरफ से ऑप्शन स्ट्रैटेजी हमें मिली, बहुत धन्यवाद करेंगे सर हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। और लंबी अवधि के लिए कौन से स्टॉक कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में शामिल, सुदीप सर बताइए। पहला शेयर मैं जिसका जिक्र करूंगा नीलकमल, यहाँ पे 2,500 रुपए का टारगेट रख के 1 साल के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इनके लाइफस्टाइल कैटेगरी में बहुत अच्छा ग्रोथ डिलीवर किया है और करेगा भी आने वाले दिनों में। बहुत अच्छा टेलविंड है, बिजनेस में डेवलपमेंट बहुत अच्छे चल रहे हैं और लेवरेज इंक्रीज होने के बावजूद बैलेंस शीट का पोजीशन बहुत ही हेल्दी है। और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जो फेस्टिव सीजन और वगैरह वगैरह होता है, मॉनसून खत्म हो गया है, तो जो सेकेंड हाफ में मार्जिन और डिमांड दोनों इंप्रूव होने की संभावना है। ओवरऑल यहाँ पे एक बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म के लिहाज से बहुत अच्छा निवेश होगा और यहाँ पे खरीदारी जरूर की जा सकती है। दूसरा शेयर जिसका मैं जिक्र करूंगा वो अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एग्रोकेमिकल्स केमिकल्स सेगमेंट का आरती इंडस्ट्रीज और स्पेशलिटी केमिकल्स में काम करते हैं। और पिछले इसी हफ्ते के थोड़े दिन पहले इसी हफ्ते में इन्होंने लॉन्ग टर्म 20 साल का एग्रीमेंट दीपक नाइट्राइट के साथ साइन किया है। और हालांकि अरेंजमेंट तो था ही दीपक नाइट्राइट के साथ, पर ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ इससे इनका रॉ मटेरियल सिक्योर होता है। ये एक अच्छा डेवलपमेंट है।
ओवरऑल जो चाइना प्लस स्ट्रेटेजी, ग्लोबल सोर्सिंग जो करते हैं, ग्लोबल मेजर्स जो करते हैं, उसका बहुत बड़ा फायदा आरती को हो रहा है, आरती इंडस्ट्रीज को हो रहा है और आने वाले दिनों में भी होगा। जो फेज्ड वे में केपेक्स इन्होंने किया है उस और फेज्ड वे में जो जो प्रोजेक्ट्स ऑन स्ट्रीम आ रहे हैं, उसके चलते इनका वॉल्यूम और मार्जिन इंप्रूव होने की संभावना रहेगी। ओवरऑल अगर 1 साल प्लस का नजरिया किसी का हो तो 850 रुपए का टारगेट रख के यहाँ पे खरीदारी जरूर की जा सकती है। ओके, तो सुदीप सर की तरफ से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पिक्स उन्होंने बताए। सर बहुत धन्यवाद करेंगे आपका हमारे साथ आज शो में शामिल होने के लिए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।